Hello students, are you able to hear me? Yes, sir. Sir, it's audible, Yes, sir. Yes, sir. हाँ हुसैन, क्या बोल रहे थे आप? It's audible, sir. I was saying that. Okay, thank you. चलो लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? Complex protein. कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का लास्ट वाला टाइप क्या हुआ था? Yes, sir. Lipid. Lipid. लिपोप्रोटीन्स है। चलो बच्चों, इस लिपोप्रोटीन को हम लोग आगे और एक्सप्लेन करेंगे जब मैं आपको लिपिड्स पढ़ाऊंगा, बिकॉज लिपिड्स में भी हमें ये इंक्लूड करना है लिपोप्रोटीन्स। So now tell me, what is the prosthetic group in the nucleoproteins? Nucleic acid. Very good, nucleic acid. And what is the prosthetic group in phosphoproteins? Phosphate. Phosphate. तो बच्चों जरा मुझे ग्लाइकोप्रोटीन में बता दो कितना परसेंट रहता है कार्बोहाइड्रेट? Less than 4%. Less than 4%. Good, huh? और example of lipoproteins are? LH luteinizing hormone. Luteinizing hormone. Stimulating hormone. और इसका lipoprotein का? Lipoproteins, LDL, low density lipoproteins, and HDL, high density lipoproteins. Very good. LDL is low density and HDL is high density lipoprotein. And अब ये था प्रोटीन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन। एक सिंपल प्रोटीन था और एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन था। सिंपल प्रोटीन खाली अमाइनो एसिड का बना होता है, और जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है it contains amino acids, proteins as well as non-protein. What is the protein part of complex protein called as? Apoprotein. Apoprotein. And what is the non-protein part is called as? Prosthetic group. Prosthetic group. तो बच्चों अब हमें तीसरा टाइप ऑफ प्रोटीन देखना है। अगर मैंने रोमन नंबर से 1 2 लिखा है तो आप लोग यहाँ पे रोमन नंबर 3 डालना। अगर ABC लिखा है तो आप लोग C डाल देना इधर। और C जो है यू कैन राइट देयर डिराइव्ड प्रोटीन्स। आप लोगों ने कंपाउंड प्रोटीन का अगर B दिया है तो इसको C दे देना, और अगर सेकंड दिया है तो इसको थर्ड दे देना। तो अब देख लो बच्चों, ये प्रोटीन जो है दे आर ऑब्टेन आइदर फॉर अ सिंपल प्रोटीन और फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, बिकॉज़ दे आर ऑब्टेन और या हम लोग कह सकते हैं कि दे आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। कैसे मिल सकता है? बाय द ट्रीटमेंट ऑफ हीट। तो या कैसे हो सकता है? अगर एक्सरेज डालेंगे उससे भी मिल सकता है। अगर बच्चों यूवी रेज डालेंगे उससे भी मिल सकता है। अगर एंजाइम्स डालेंगे उससे भी मिल सकता है। तो अगर शेक करेंगे, शेक से भी जो है हमें डायरेक्ट प्रोटीन मिल सकता है। तो मींस हीट से ट्रीट करेंगे, या अगर आप लोग लिखेंगे एसिड से, बेसिस से, केमिकल से, तो वो सब से हम लोग यहाँ में इन प्रोटीन को बना सकते हैं, एसिड्स, बेसिस एक्स्ट्रा। और ये डिराइव्ड प्रोटीन जो है देयर आर 2 टाइप्स। There are 2 types, that is primary and second. तो बच्चों अगर हम इसमें पहला वाला देखें और वो है प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन्स। Primary derived proteins, so they have same size but different shape from that of simple or complex proteins.
जो हम अगर सिंपल प्रोटीन को लेंगे, सिंपल प्रोटीन को अगर हीट से ट्रीट करें, अगर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ले उसको हीट से ट्रीट करें, तो हमें मिल सकता है डायरेक्ट प्रोटीन या एक्सरेज से या यूवी रेज से। अब हम लोग जब ट्रीट करेंगे तो या तो साइज से चेंज होगा या तो साइज सेम रहेगा। तो अगर सेम रहा साइज तो कहेंगे हम प्राइमरी डायरेक्ट प्रोटीन। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, तो एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कोआगुलेटेड प्रोटीन है, और या हम लोग लेंगे डीनेचर्ड प्रोटीन्स। अगर हम लोग दूध लेंगे और दूध में लेमन डालेंगे, बच्चों लेमन क्या है, एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है? Acidic. एसिडिक इन नेचर। तो लेमन डालने से थोड़ा सा हीट करेंगे तो दूध फट जाएगा। तो दैट मीन्स जो वो दूध का केसिन था वो डिनेचर हो गया, और वो केसिन का साइज तो चेंज नहीं हुआ, उतना ही रहा, बट उसमें स्ट्रक्चर चेंज हुआ, शेप चेंज हो गया। तो कहेंगे हम वो क्लॉटेड प्रोटीन या डिनेचर्ड प्रोटीन जो है उनमें प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा, फाइब्रिन obtained from fibrinogen, obtained from fibrinogen during blood clotting। आप लोगों को अगर थोड़ा सा ब्लड क्लॉटिंग का आइडिया होगा, तो जब ब्लड क्लॉटिंग होता है तो उस वक्त हमारे ब्लड में क्या फाइब्रिन होता है या फाइब्रिनोजन होता है? स्टार्टिंग में फाइब्रिनोजन होता है, फाइब्रिनोजन होता है। और इस फाइब्रिनोजन पे प्रोथ्रोम्बिन एक्ट करता है, और प्रोथ्रोम्बिन एक एंजाइम है और वो इसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। अब बता दो बच्चों, जो ये फाइब्रिन फाइब्रिनोजन से मिला, क्या इसका साइज सेम होगा फाइब्रिनोजन के जैसा या साइज चेंज होगा? So size same होगा ना? साइज सेम होगा, गुड। और लेकिन शेप क्या होगा? डिफरेंट होगा। Different. तो इन प्रोटीन्स को हम लोग कहेंगे प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन्स, जिनका साइज एमाइनो एसिड कंटेंट सेम रहता है लेकिन शेप उनका चेंज हो जाता है। तो अब इसी तरीके से आप सेकंड लिख लेंगे यहाँ में, सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स। और सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन में दोनों चेंज होता है, शेप भी चेंज होगा और साइज भी चेंज होगा। सो दे हैव different size। सर yes, सर साइज और शेप में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा, सेम साइज और डिफरेंट शेप कैसे हो सकता है बंदा? चलो मैं आपको बता दूंगा अभी, हाँ, कैसे डिफरेंट शेप एंड साइज होगा। चलो अब बता दो मुझे, अगर सपोज फाइब्रिनोजन ऐसा है, फाइब्रिनोजन ऐसा है, और इस फाइब्रिनोजन को हमने चेंज किया और इसको हमने ऐसे बनाया। अब बता दो क्या शेप सेम है या चेंज हुआ है? शेप चेंज हुआ है। चेंज हुआ है। क्या साइज सेम है या डिफरेंट है? जितना ये लंबा था उतना ही ये थ्रेड लंबा है। तो Okay. अमाइनो एसिड रिलीज नहीं होता है, अमाइनो एसिड वैसे ही होगा। जरा प्रोटीन का कितना शेप बताया था मैंने होता है? Greater than 50. ना शेप 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 प्रोटीन का ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रोटीन का कितना स्ट्रक्चर होता है? 4. 4 4। होता है. और शेप कितना होता है प्रोटीन का ऑन द बेसिस ऑफ शेप? हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर देयर? 2 टाइप, वन इज ग्लोबुलर, सेकंड इज व्हाट? फाइब्रस। Fibrous. हाँ, तो स्ट्रक्चर कितना बताया था? 4, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। अब बच्चों अगर मैं सेकेंडरी पे हीट डालूं या टर्शियरी पे हीट डालूं तो उसके सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, वो बनेगा प्राइमरी जैसा। अब बता दो स्ट्रक्चर सेम रहा या चेंज हुआ अगर मैं हीट से ट्रीटमेंट करूं? चेंज हुआ ना? चेंज हो Change. जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखना दे हैव डिफरेंट साइज एज वेल एज शेप। ठीक, और या शेप भी लिख सकते हैं और या स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। और इसमें एग्जांपल जो है लिख लेना, जैसे मैं यहाँ पे प्रोटियोस लिखूं, और बच्चों एक अगर मैं यहाँ में पेप्टाइड पेप्टोन रख लूं, और अगर मैं यहाँ में प्रोटियोस या पेप्टाइड रख लूं,
and these are the examples of the secondary derived proteins. Clear? Yes, sir. तो अब देखो इधर, अगर सपोज मैं यहाँ में एक प्रोटीन लाऊं और कंसिडर करूंगा मैं ये कोई सिंपल प्रोटीन है, तो इस सिंपल प्रोटीन पे मैंने एंजाइम डाला और वो एंजाइम जो है मानेंगे हम प्रोटीएस है, और इसने इसको तोड़ा और तोड़ के यहाँ पे बना दिया एक छोटा सा फ्रेगमेंट और कुछ अमाइनो एसिड को बाहर कर दिया, सम अमाइनो एसिड्स आर रिलीज, और यहाँ में जो एंजाइम होगा जो उसको डाइजेस्ट करेगा, जरा एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को क्या कहते हैं? प्रोटीएस क्या है? Protease is a fragment of protein. Protease is an enzyme which digests protein. तो अगर हम इसमें दोबारा से अब किसको ऐड करें? प्रोटीएस को, और ये इसको और छोटा कर देगा, तो बच्चों जब और छोटा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा इधर? पेप्टोन, और पेप्टोन दैट मीन्स क्या निकले होंगे? और अमाइनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड तोड़े होंगे। तो अब अगर हम लोग इधर देखें और यहाँ में और हम प्रोटीएस को ऐड करेंगे, और प्रोटीएस जो है यहाँ में और इस प्रोटीन को छोटा करेगा, और जब ये प्रोटीन छोटा हो जाएगा पेप्टाइड बनेगा, तो दैट मीन्स क्या और निकला होगा इधर में? अमाइनो एसिड्स। सो दैट मीन्स अगर इसमें 1000 अमाइनो एसिड है, इसमें कुछ निकलेंगे और कुछ बचेंगे, फिर और निकलेंगे कुछ बचेंगे, फिर और निकलेंगे कुछ बचेंगे। जरा मैंने पेप्टाइड में कितना अमाइनो एसिड कहा था प्रेजेंट होता है? पेप्टाइड में कितना अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है? 2 to 11। 2 to 11 होगा तो पेप्टाइड कहेंगे। दैट मीन्स अब धीरे धीरे अमाइनो एसिड निकलता जा रहा है, साइज भी छोटा हो रहा है और शेप भी जो चेंज हो रहा है। सो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, प्रोटीएस इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। Protease is protein digesting enzyme, and protease is smaller fragment of a protein. अब बच्चों बता दो मुझे, जब हमें ये प्रोटीन मिलेंगे सिंपल प्रोटीन, कौन सा बॉन्ड टूटेगा नहीं इनमें? जब ये मिलेंगे हमें प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन, कौन सा बॉन्ड टूटेगा नहीं इसमें? इधर में जब ये मिलेगा प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन, अब अपने दिमाग में आप बता दो कौन सा बॉन्ड नहीं टूटेगा इधर? चलो इसमें बता दो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये प्रोटीएस कौन सा बॉन्ड काटेगा? चलो अमाइनो सर, एसिड के बीच में क्वेश्चन कौन सा? समझा नहीं सर। मैंने कहा कि ये प्रोटीन प्रोटियोस में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ से अमाइनो एसिड रिलीज हो रहा है। अब बता दो मुझे, जब हमें सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन मिलेगा तो सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड काटना मस्ट है, कौन सा बॉन्ड तोड़ना मस्ट है? चलो अब मैं आपको और इजी वे से समझाता हूं, अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना। तो अब बताओ बच्चों, इस प्रोटीएस कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा अगर अमाइनो एसिड रिलीज होते जाएंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। तो दैट मींस सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड का काटना मस्ट है, तो तभी जाके प्रोटीन का साइज छोटा होगा। तो लेकिन प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन में क्या बॉन्ड नहीं काटता होगा? पेप्टाइड बॉन्ड नहीं काटेगा। अगर पेप्टाइड बॉन्ड कटेगा तो साइज छोटा होगा, तो अगर पेप्टाइड बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा दैट मींस साइज छोटा नहीं होगा। सो ये है डिराइव्ड प्रोटीन का कहानी, या तो ये प्राइमरी हो सकता है और या तो ये सेकेंडरी हो सकता है। तो अब आप लोगों को मैं यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स था, पहले आपको एनसीईआरटी वाला समझाया था ऑन द बेस ऑफ फंक्शन, और फिर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बताया था ऑन द बेस ऑफ शेप, ऑन द बेस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन। और
कंपोजिशन के बेसिस पे 3 था, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड डायरेक्ट प्रोटीन। तो अब आप एक और टॉपिक हेडिंग कर लेना और ये आप लोग लिख लेना वहां में, प्रोटीन डिनेचुरेशन। प्रोटीन डिनेचुरेशन। और बच्चों प्रोटीन डिनेचुरेशन में लिख लेना द लॉस ऑफ functional structure. For example, हम लेंगे suppose functional structure of any protein है tertiary structure. For example, the loss of functional structure. For example, bracket में लिख लेना tertiary structure of a protein. तो it's non-functional. It's non-functional structure. और बच्चों अब अगर हम लोग टर्शियरी ने फंक्शन लिखा तो अगर ये सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा या ये प्राइमरी में कन्वर्ट होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ये अब नॉन फंक्शनल बन जाएगा। The loss of functional structure of a protein to its non-functional structure. For example, primary structure is called as protein denaturation. It's called as protein denaturation. तो प्रोटीन डिनेचुरेशन हो सकता है, it occurs due to the treatment of जैसे हीट है या एसिड्स है या बेसिस है, और या हम लोग लिख सकते हैं अभी एक्सरेज वगैरह बताया था मैंने, या यूवी रेज। ठीक, it occurs due to the treatment of heat या एसिड्स या बेसिस या एक्सरेज या यूवी रेज या बाकी फैक्टर, वायलेंट शेकिंग वगैरह भी प्रोटीन डिनेचुरेशन कॉज कर सकता है। अगर हम कोई प्रोटीन सॉल्यूशन हो उसको हम जबरदस्त तरीके से वायलेंटली शेक करते हैं तो वो भी डिनेचुरेशन लीड कर सकता है। और यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेप्ट पेप्टाइड बॉन्ड, all other bonds are broken during denaturation. Except peptide bond, all other bonds are broken during denaturation. सर आपने क्या लिखा है? आर व्हाट? All other except peptide bond, all other bonds are broken during denaturation. ओके सर। Except peptide bond, all other bonds are broken during denaturation. Are you done with this? Yes, sir. Sir. अब देख लो बच्चों, इधर मैं अगर सपोज ये एक प्रोटीन कंसिडर करूं और ये अगर मैं यहाँ पे ले लूं इस प्रोटीन का, यहाँ में जो ये स्ट्रक्चर है और ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है, तो अब इस टर्शियरी स्ट्रक्चर को मैं कहूंगा कि ये यहाँ में सपोज इसमें एक अमाइनो एसिड है इधर और यहाँ में अमाइनो एसिड दूसरा है। तो बच्चों इस अमाइनो एसिड में अगर NH3 पॉजिटिव होगा तो ये बेसिक अमीनो एसिड होगा, और अगर ये एसिडिक अमीनो एसिड होगा COOH नेगेटिव। फिर मैंने आप लोगों को कहा था अगर यहाँ सिस्टीन होगा और यहाँ में SOSH होगा और यहाँ से अगर दूसरा सिस्टीन होगा तो वो उसके साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएगा। फिर बताया था आप लोगों को कि अगर सपोज यहाँ में एक अमीनो एसिड है उसका CH3 ग्रुप होता है, और अगर यहाँ में दूसरा अमीनो एसिड है और उसमें वेलिन बताया था, ये जब मैंने आपको टर्शियरी स्ट्रक्चर बताया था, तो ये यहाँ में
और फिर बताया था यहाँ में कुछ बॉन्डिंग होता है OH, और यहाँ में OH, और इस बॉन्डिंग का नाम बताया था मैंने हाइड्रोफोबिक वैन डर वाल्स इंटरेक्शन। और जो ये वाला इंटरेक्शन था इसका नाम बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन या आयनिक, और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड था, ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन था। तो लेट मी सपोज कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर है? टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो इस टर्शियरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन क्या है, एक्टिव है या इनएक्टिव है? एक्टिव है, फंक्शनल है। तो लेकिन हमने क्या करा, इस प्रोटीन को हमने, जरा बता दो बच्चों, क्या दिया? हीट, और हीट से ये क्या हो जाएगा? डिनेचरेशन। डिनेचर हो जाएगा। तो जब ये डिनेचर होगा तो ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है ये खुल जाएगा, तो ये अब लीनियर सपोज बनेगा ऐसे। सर सीधा लीनियर हो जाता है? मतलब बॉन्ड टूटेंगे, अगर सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, आप बता दो क्या हो जाएगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर। हो सकता है लीनियर भी हो जाए, सेकेंडरी भी हो जाए, तो कुछ पोर्शन सेकेंडरी रहे, कुछ पोर्शन जो है लीनियर हो जाए, मतलब लेकिन टर्शियरी स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो उसके सारे बॉन्ड्स टूट जाएंगे। तो अब यहाँ में हमने यहाँ पे अब ले लिया कि जो ये वाला ग्रुप जो है, मानेंगे हम ये NH3 है, ये वापस कन्वर्ट होगा NH2 में, और जो ये वाला था COH, और ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा COH में, ठीक है। और यहाँ में सल्फर था और ये वापस आएगा SH, और यहाँ में सल्फर था, ये वापस आएगा SH। और सपोज यहाँ में हम लोग कंसिडर करेंगे ये वैलीन था, और यहाँ में कंसिडर करेंगे ये एलानीन था, और ये बॉन्ड सारा टूट गया। आप लोगों को ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। और सपोज ये OH है और यहाँ में OH। अब देख लो बच्चों, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? हम टर्शियरी स्ट्रक्चर कहेंगे, या अब इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहेंगे? ये वाला प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब बताओ, ये प्रोटीन फंक्शन कर रहा था टर्शियरी स्ट्रक्चर में, लेकिन इसका स्ट्रक्चर लॉस हो गया, क्या ये फंक्शनल नॉन रहेगा अब या फंक्शनल। नॉन फंक्शनल रहेगा? अब देखो, ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड बीच में पेप्टाइड बॉन्ड था, तो अब पेप्टाइड बॉन्ड टूटा नहीं, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड के बगैर जितने भी बॉन्ड है वो सारे के सारे क्या गए? वो टूट गए। तो अब कौन सा बॉन्ड डिनेचुरेशन के समय टूटता नहीं है? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। और अब बताओ मुझे आप लोग, अगर मैं एक एंजाइम लाऊं, और एंजाइम लाने से क्या ये प्रोटीन डाइजेस्ट होगा इजी, या ये प्रोटीन डाइजेस्ट होगा इजी? सर टर्शियरी वाला होगा ना? कौन सा प्रोटीन? चलो आपने बताया टर्शियरी, क्या टर्शियरी प्रोटीन ही इजी टू डाइजेस्ट होगा? प्राइमरी सर। प्राइमरी। अब देखो, टर्शियरी स्ट्रक्चर तो बेसिकली ऐसे रहता है ना, फोल्डेड रहता है काफी, और अब ये खुल गया है ऐसे, तो प्रोटीएस आएगा डायरेक्टली, उसको पेप्टाइड बॉन्ड एक्सपोज यहाँ मिलेगा, और एकदम से एक्सपोज बॉन्ड जो है वो इधर होंगे, और प्रोटीन आएगा, प्रोटीएस कटता जाएगा। लेकिन यहाँ में पहले एंजाइम को ये खोलना पड़ेगा, फिर अंदर जाना पड़ेगा, फिर अंदर जाना पड़ेगा, फिर अंदर जाना पड़ेगा, पेप्टाइड बॉन्ड काटना पड़ेगा। अब बताओ कौन सा प्रोटीन इजी टू डाइजेस्ट है, डिनेचर्ड प्रोटीन या? वेरी गुड, वो होगा डिनेचर। तो लिखो यहाँ पे डिनेचर्ड प्रोटीन्स denatured proteins are easy to digest. That's why we cook food before eating. जैसे मीट है, तो मीट में सपोज प्रोटीन होता है, तो कच्चा मीट नहीं खाएगा, तो क्या होगा? वो पकाएंगे ताकि उसमें प्रोटीन जो है वो डिनेचर हो जाए, और फिर वो डिनेचर प्रोटीन जो है वो बड़े आराम से डाइजेस्ट हो सकता है। और अगर कच्चा खाएंगे तो उसमें डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लग जाएगा। सो यहाँ पे लिख लेना आप, प्रोटीन डिनेचुरेशन। सर यस, डाइजेस्ट का बात क्या है सर? that is we cook food, that is we cook food before, या that is why लिख लेना इधर, हाँ ये ठीक है, that is why
we cook food before eating. Protein denaturation is irreversible process. Protein denaturation is irreversible process. Clear? For Yes, example, sir. We demonstrate. omelette will not be transformed back to egg. बच्चों, अगर हम लोग एग को ऑमलेट बनाएंगे, क्या ऑमलेट को हम वापस एग बना सकते हैं? नहीं. नहीं, नेवर पॉसिबल। तो अब जो एग का प्रोटीन है, वो एग का प्रोटीन क्या हुआ होगा? डिनेचर हुआ होगा, और डिनेचुरेशन से क्या बना? ऑमलेट। तो अब हम वापस उसको, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि प्रोटीन डिनेचुरेशन जो है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। डन? Yes, sir. Yes, sir. सो ये है रिगार्डिंग डिनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। अब देख लो इधर, हम अगर आप लोग को केमिस्ट्री से कभी क्वेश्चन आ जाए और ये यूज करा जाए, ये एग लेंगे हम, और ये हम लोग चलो बॉइल्ड एग लेंगे या ऑमलेट बता देंगे। जरा बता दो मुझे, ये आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या एग में एंट्रोपी ज्यादा है या बॉइल्ड एग में एंट्रोपी ज्यादा होगा? Boiled egg. कैसे होगा वह? क्या डिग्री ऑफ रेंडमनेस को आप लोग एंट्रोपी कहते हैं ना? जरा किसमें ज्यादा होगा? सर एग में? एनर्जी को एंट्रोपी कहते हैं ना। हाँ, तो किसमें होगा? बॉइल्ड में होगा सर, बॉइल्ड में हीट किया है ना, तो उस हाँ, इसमें होगा। तो अगर सपोज हम लोग क्या कहेंगे, अगर एग, हाँ बॉइल्ड एग में, लेकिन बॉइल्ड एग में एक रेंडमनेस आप लोगों ने पढ़ा है ना? रेंडमनेस को क्या कहते हैं हम लोग? डिग्री ऑफ रेंडमनेस को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है? Degree of randomness. सुना नहीं हाँ। सर. अच्छा, कौन सा रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होता है, जिसमें रेंडमनेस बढ़ जाता है या रेंडमनेस कम हो जाता है? नहीं पता है? तो नहीं सर. आप लोग कहते हैं ना कि अगर सपोज स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ रेंडमनेस। तो डिग्री ऑफ रेंडमनेस मतलब क्या होगा? तो चीजें यहाँ में एक स्पॉन्टेनियस होगा। अगर एग जो है, इसमें लगता है कि पूरा एग जो है अंदर सपोज खुला है, उसमें कोई चीजें जो है वो पूरा मूव कर रहा है, तो उसमें पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, तो रेंडमनेस ज्यादा होगा, एंट्रोपी ज्यादा होगा। तो लेकिन फिर आप बॉइल्ड एग में जो है पूछा जाएगा, अगर हम एग को हीट करें तो क्या होगा? एंट्रोपी डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? तो क्या होता आप लोगों का आंसर? अगर आप लोग को ये लगता तो बंद है कि यार एग तो खुला था, तो इसमें तो बड़ा घूम रहा है चीज सारा, तो रेंडमनेस तो उसी में ज्यादा होगा। तो लेकिन बॉइल्ड एग में तो कम होगा। लेकिन बच्चों, बॉइल्ड एग में क्या हो जाएगा? इंक्रीज। क्यों? क्योंकि प्रोटीन क्या हो रहा है? डिनेचर। अब बता दो किस प्रोटीन में ज्यादा रेंडमनेस होगा, डिनेचर प्रोटीन में या नॉन डिनेचर प्रोटीन में? Denature protein. डिनेचर प्रोटीन में। तो इसी तरह मे भी ये क्वेश्चन आप लोगों को हो सकता है, एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ, बायोलॉजी से नहीं पूछा जाएगा। तो ये था रिगार्डिंग एंट्रोपी के बारे में। और अब आप लोग यहाँ में, चलो एक नोट करके आप कुछ पॉइंट्स लिख लो। फ्रेडरिक सेंगर first time carried sequencing of protein insulin. That is, first protein
That is first protein sequence is बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो वहां पे ना हम लोग जो बायोटेक्नोलॉजी का जो चीजें होते हैं वो इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं कंप्यूटराइज वगैरह। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो अब हम लोग क्या करते हैं, डीएनए हो, कोई सा भी जीन हो, उसको सीक्वेंसिंग करते हैं, तो उसका बेस सीक्वेंसिंग पता करते हैं। तो लाइकवाइज प्रोटीन का भी हम सीक्वेंसिंग पता करते हैं कि प्रोटीन का पहला अमीनो एसिड कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, पांचवा कौन है। अब बता दो मुझे कौन सा पहला प्रोटीन ऐसा था जिसका सीक्वेंसिंग करा गया? इट इज व्हाट इंसुलिन। और किसने इसका सीक्वेंसिंग करा था? फ्रेडरिक सेंगर ने। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख लेना इसमें, थॉमटिन is a sweet and non-fattening और नॉन कैलोरिक भी लिख सकते हैं, नॉन कैलोरिक प्रोटीन, बट it shows cancer causing effect. तो बच्चों कुछ प्रोटीन जो हम लोग सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट का स्वीट टेस्ट होता है, लेकिन क्या कार्बोहाइड्रेट बॉडी का फैट बढ़ाता है और बॉडी को कैलोरीज देता है, एनर्जी देता है ज्यादा, तो ब्लड ग्लूकोज भी बढ़ा देता है। तो अब जो बंदा डायबिटिक होगा तो उसको हम लोग चाहते हैं कि कुछ मीठा चीज मिले और लेकिन वो उसके बॉडी में फैट या कैलोरीज वगैरह ना बढ़ाए, तो उनको हम लोग कहते हैं नॉन फैटेनिंग या नॉन कैलोरी। तो अब ये थॉमेटिन डिस्कवर किया गया था कि एक स्वीट प्रोटीन है, तो बट इसका कैंसर कॉजिंग इफेक्ट है, तो इसका फिर कमर्शियल यूज जो है वो बंद हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से एक प्रोटीन है ब्रेजीन। Brazil is also a sweet protein. Obtained from Pentaplandra brasiliensis. Pentadiplandra brasiliensis. और इसमें लिख लेना स्ट्रेप्टोकाइनेस। Streptokinase is a enzymatic protein. That dissolves blood clots. Blood clots in blood vessel. हाँ जी, Streptokinase is an enzymatic protein. जन्नत आपकी आवाज नहीं आ रही है सही, आप जरा रिपीट कर लो, क्या बोल रहे हैं? Obtained from vagina. किसी को समझ आ रहा है ये क्या कह रही है? सर obtain from के बाद क्या लिखा हुआ है वो बोल रही है। कहाँ से, किससे? Obtained. थर्ड पॉइंट। Obtained from Pentadiplandra. Pentadiplandra brasiliensis. और यहाँ पे ब्रैकेट में अगर नहीं पता आप लोगों को तो ब्रैकेट में लिख लेना अफ्रीकन प्लांट है ये एक। Pentadiplandra brasiliensis.
बच्चों जब किसी को फोर्थ पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रिप्टोकाइनेस, STREPTOKINASE, KINASE. तो Sir, streptokinase is a थोड़ा वो enzyme. एंट्रोपी के बारे में समझा दीजिए एक तरह से प्लीज। हाँ सर ये टॉपिक खत्म करने के बाद वो एंट्रोपी रैंडमनेस का वो समझ में अच्छे से नहीं आया है एक और बॉइल्ड एग वाला ठीक है, में। मैं समझा दूंगा आपको वो दोबारा से। हाँ, तो आप लोगों को क्योंकि पता ही नहीं था एंट्रोपी का ज्यादा, तो इसीलिए मैं इसको ज्यादा आगे नहीं बढ़ा, मैं अभी समझा दूंगा। हाँ? तो स्ट्रिप्टोकाइनेस इज अ एंजाइमेटिक प्रोटीन और दैट डिसॉल्व्स ब्लड क्लॉट इन ब्लड वेसल्स and is used for the treatment of heart disease. तो बच्चों किसी जब हम लोग खाना वगैरह खाते हैं ना, तो खाना जब हम लोग खाते हैं तो क्या होता है, वो प्लेट जिसमें आप खाना खाते हैं उसमें तेल चिपकता है। तो वो तेल प्लेट अगर हमें साफ करना होगा तो हम लोग विम बार का यूज करते हैं, और विम बार का यूज करके वो जो डिटर्जेंट है वो फैट के इंटरेक्शन को तोड़ता है और उस बर्तन से वो ऑयल हट जाता है। तो इसी तरीके से अब हम लोग जब फैटी रिच खाना खाएंगे तो वो फैट जो है वो हमारे ब्लड वेसल के अंदर चिपक जाता है, जो ब्लड वेसल का वॉल है। और ब्लड वेसल का वॉल जब चिपक जाएगा तो धीरे धीरे ब्लड वेसल का वॉल जो है वो ल्यूमन जो है वो डिक्रीज करता है, और इसमें अब कैल्शियम आता है, कैल्शियम जमा हो जाता है। तो कैल्शियम जमा होने से ये ब्लड वेसल जो है यहाँ हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने की वजह से ये फट जाता है। और जब ये फट जाएगा तो अंदर वाला ब्लड जो है अब वो क्लॉट बन जाता है, तो कहेंगे कि हम लोग ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट बन गया। तो अब अगर ये ब्लड क्लॉट बना तो एक इंसान को प्रॉब्लम हो सकता है, उसको हार्ट के मसल तक ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पाएगा और उसका हार्ट अटैक वगैरह भी आ सकता है। तो अब साइंटिस्टों ने कहा कि ये जो ब्लड क्लॉट है, अब अगर हमें इसको हटाना है तो इसके हटाने के लिए उन्होंने एक एंजाइम डिस्कवर किया, और वो एंजाइम जो इस ब्लड क्लॉट को हटा सकता है। जरा बच्चों क्या नाम है उस एंजाइम का? Streptokinase. स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो अब स्ट्रेप्टोकाइनेस जाएगा, इंजेक्शन दिया जाएगा इसका, और फिर जाके वो ब्लड क्लॉट को धीरे धीरे डिसॉल्व किया, और ये क्लॉट हटेगा और उसका ब्लड फ्लो नॉर्मल चलता जाएगा। और अगर नहीं चलेगा नॉर्मल ब्लड फ्लो तो उसको परेशानी होगा, वो मर भी सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो इसीलिए मैंने लिखा इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीजेस। ये समझ गया? सर सर ये वाला फिर से बोलिए ना। हाँ, मैं जब फैट इंसान ज्यादा खाता है ना, कहते हैं कि ऑयल खाना अच्छा नहीं है सेहत के लिए, और जो भी इंसान ऑयल ज्यादा खाता है तो उसको परेशानी होना ही होना है लाइफ में। तो जितना मिनिमम यूज हो जाए फैट का वो जिंदगी के लिए अच्छा है, तो उसका सर्वाइवल रेट ज्यादा होगा और उम्र भी उसका ज्यादा होगा। तो अब जब इंसान ज्यादा फैट खाता है तो उसमें से वो फैट जो है वो चिपक जाता है ब्लड वेसल के अंदर, और जब ब्लड वेसल के अंदर चिपक जाता है तो वो ब्लड वेसल के ल्यूमन को छोटा कर देता है और ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा तो इंसान को ब्लड प्रेशर पहले ही हाइपरटेंशन हो जाएगा। और धीरे धीरे वो फैट जब जमा हो गया उसके साथ कैल्शियम जमा हो जाता है, और कैल्शियम आना जमा, और जहां में भी कैल्शियम जमा होगा वहां में चीजें हार्ड बनता है। जैसे हमारी बोन में कैल्शियम जमा हुआ है, टीथ में कैल्शियम जमा हुआ है और वो हार्ड है। तो अब जब ये ब्लड वेसल का वॉल जो है रहना चाहिए था इलास्टिक, क्योंकि ये कभी खुला हो जाता था, कभी नैरो, कभी वाइड, कभी नैरो होगा, क्योंकि जो ही हार्ट पंप करेगा तो ये खुला हो जाएगा ब्लड वेसल, और जो ही वो ब्लड आगे बढ़ेगा ये वापस अपनी जगह में आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे इलास्टिसिटी। तो जब कैल्शियम जमा होगा इसकी इलास्टिसिटी खत्म होगी, तो जो ही ब्लड आएगा तो ये फट जाएगा, और जब ये फट जाएगा ब्लड वेसल का वॉल तो वहां ब्लड एक्सपोज होगा, और ब्लड एक्सपोज होगा तो वहां में क्लॉट बन जाएगा ब्लड वेसल के अंदर। और जब वो क्लॉट बनेगा ना
तो वो अब अगर हार्ट के लिए जा रहा है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो हार्ट का मसल को मिलेगा ही नहीं, अब खाना नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हार्ट का मसल धीरे धीरे मर जाएगा। और जब हार्ट का मसल मर जाएगा तो उसके बाद हार्ट अपना काम धीरे 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 छोड़ देगा और कभी कभार हार्ट अटैक आ जाता है, बचता है। और जब पूरा हार्ट के मसल डेड हो जाएंगे तो पूरा कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो अब अगर सपोज वो ब्लड क्लॉट से जो बंदा डिजीजेस फेस कर रहा है, कार्डियोवैस्कुलर हार्ट डिजीज फेस कर रहा है, तो उसको हटाने के लिए एक एंजाइम है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेस, और वो स्ट्रेप्टोकाइनेस इंजेक्ट करेंगे और वो ब्लड वेसल में अंदर जाके रिमूव करता है वो क्लॉट, और ताकि ब्लड फ्लो वापस नॉर्मल चलता जाए। अब समझ गए? हाँ सर। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, यू कैन राइट द कि जैसे केसिन है ना, प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, Yes, sir. तो ये यूज होता है कॉस्मेटिक में भी। तो केसिन जो है, मिल्क प्रोटीन इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स। अब बता दो कौन सा प्रोटीन सबसे पहले सीक्वेंस करा गया? मुझे कौन सा प्रोटीन सबसे पहले सीक्वेंस करा गया? Casein. इंसुलिन। इंसुलिन। इंसुलिन प्रोटीन इज फर्स्ट टाइम सीक्वेंस, और कौन से साइंटिस्ट ने करा? Frederick Sanger. Frederick Sanger. तो फ्रेडरिक सेंगर ने किया था। अब देखो मैं वो एंट्रोपी वाला समझा देता हूँ आप लोगों को। अगर मैं एग कहूँ और इस एग को मैं अब हीट दे रहा हूँ, तो हम लोग कहेंगे कि ये ना बन जाएगा बॉइल्ड एग। और अब अगर आपसे पूछा जाए कि हीट देने से एग का एंट्रोपी डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, तो क्या होगा आपका आंसर? Increase. इंक्रीज होगा। तो क्या कहेंगे बच्चों, इधर में क्या कहेंगे हम? लेस एंट्रोपी है ना, और इधर में क्या कहेंगे? हाय। हाई एंट्रोपी या मोर एंट्रोपी। जरा बता दो क्यों, किस वजह से? Heat ना. ड्यू टू हीट की वजह से प्रोटीन क्या हुआ? Denature. डिनेचर। अब बता दो क्या नॉन डिनेचर प्रोटीन का एंट्रोपी ज्यादा होगा या डिनेचर प्रोटीन का एंट्रोपी ज्यादा होगा? Denature. Denature. डिनेचर प्रोटीन का, क्योंकि जो नॉन डिनेचर प्रोटीन है वो अच्छी तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा, और लेकिन जो डिनेचर प्रोटीन है वो खुलता जाएगा। तो इसीलिए हम लोग अगर हीट देंगे तो एग से कोई भी अगर ऑमलेट बनेगा, बॉइल्ड एग बनेगा, तो याद रख लेना डिनेचुरेशन इंक्रीज हो, ये एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगा। Okay. और क्यों? क्योंकि प्रोटीन डिनेचर हो रहा है। आप क्लियर हो ना ये? Yes, sir. तो ये है रिगार्डिंग प्रोटीन्स के बारे में। तो अब बच्चों नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल जो हमें देखना है और वो है लिपिड्स। नाउ वी विल स्टार्ट विद द लिपिड्स, और या ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं फैट्स। तो इसमें हम लोग लिख लेना they are the organic molecules which are usually esters of alcohol and fatty acids. They are the organic molecules which are usually esters of alcohol and fatty acids. तो इसमें आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, they are not polymers. They are not polymers of fatty acids. They are not polymers of fatty acids, but proteins, nucleic acids, and
polysaccharides और polymers। बच्चों ऐसा नहीं है कि फैटी एसिड काफी सारा आएगा, फैटी एसिड आएगा, फिर और फैटी एसिड, फिर और फैटी एसिड, फिर और फैटी एसिड, और ज्वाइन होता जाएगा और बनाएगा लिपिड्स। सो ये कहानी लिपिड में नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों को याद रखना है कि लिपिड जो है वो पॉलीमर्स नहीं होते हैं, बट प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन जो है वो सारे के सारे पॉलीमर्स हैं। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, द टर्म lipid is given by Bloor। is given by Bloor। so देखो कार्बन हाइड्रोजन रेशियो is not equal to 2:1। सॉरी, कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन रेशियो, हाँ hydrogen carbon ratio is not equal to 2:1 in lipids, but in carbohydrates hydrogen carbon ratio is equal to 2:1। बच्चों ग्लूकोज में कितने हाइड्रोजन थे? See, 12. हाइड्रोजन 12, और कार्बन कितने हैं? Then say 6। तो आप बता दो क्या होगा ग्लूकोज में हाइड्रोजन कार्बन रेशियो? इट विल बी व्हाट? 2:1। तो लेकिन लिपिड्स में ऐसा नहीं होता है, और लिपिड में 2:1 नहीं होगा, जो आप लोग को आगे अभी पता चल जाएगा क्यों नहीं 2:1 होगा। Are you done with this? Yes, sir. तो Yes, sir. लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट, लिपिड्स आर नॉन पोलर, और यह लिख लेना हाइड्रोफोबिक। लिपिड्स आर नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक, thus they are insoluble in water, but soluble in organic solvents। और जैसे हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लाइक एसीटोन या क्लोरोफॉर्म या ईथर वगैरह जो होगा। बच्चों अगर पानी में डालेंगे आप ऑयल, क्या ऑयल वहां सॉल्युबल होगा? no, sir. नहीं। और अगर आप क्लोरोफॉर्म लेंगे उसमें आप ये ऑयल डालेंगे, एकदम से वहां सॉल्युबल हो जाए। सो अब ये सॉल्वेंट जो होंगे नॉन पोलर है, और बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लिखिए, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर organic solvents like chloroform, acetone and petroleum ether। तो अब हम लोग इस लिपिड में फर्दर जानने के लिए इस लिपिड का क्लासिफिकेशन देखेंगे हम। तो लिपिड का क्लासिफिकेशन के लिए हम इन लिपिड को 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। एक होता है सिंपल लिपिड्स, और बच्चों एक होगा कॉम्प्लेक्स लिपिड, और एक होगा डिराइव्ड लिपिड। और जो ये कॉम्प्लेक्स लिपिड होगा, तो सिंपल लिपिड में आप लोग याद रख लेना, एक ग्लाइसरॉल भी
एक सिंपल लिपिड कंसिडर करा जा सकता है, विच इज नॉट ट्रू एग्जैक्टली, बट एनसीईआरटी के हिसाब से हमें याद रखना है। तो फैटी एसिड भी एनसीईआरटी ने माना है simple lipid, which is not exactly true, but as per NCERT we have to follow this. Glycerol and fatty acid can be also considered as simple lipids. और then आप लोग यहाँ में लिख सकते हैं ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल। और बच्चों ये ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल जो है it can be present in the form of fat, and this triacyl glycerol can be present in the form of oil. और फिर triacyl glycerol के बाद जो है you write waxes, and you can also mention the example of cutin, and you can also mention the example of suberin. और likewise complex lipid में you can mention here phospholipids, और ये phospholipid you can mention it here, they can be glycerophospholipids, or they can be sphingophospholipids. और ये कॉम्प्लेक्स लिपिड जो है they can be glycolipids. और बच्चों ग्लाइकोलिपिड हो सकता है सेरेब्रोसाइट, और ग्लाइकोलिपिड हो सकता है गैंग्लियोसाइट, और they can be lipoproteins, जो मैंने आपको प्रोटीन के अंदर भी लिखाया था। और derived प्रोटीन में you can mention steroids, and these steroids can be sterols and they can be sterols, and you can mention here terpenoids, and guys you can also mention here the prostaglandins. सो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। तो अब लिपिड जो है ग्लाइसरॉल भी, फैटी एसिड भी, ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल जो फैट ऑयल हो सकता है, वैक्स, क्यूटिन, सुबेरिन, और कॉम्प्लेक्स हो सकता है फॉस्फोलिपिड, एंड देयर यू कैन पुट द ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड एंड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड टू टाइप, सेरेब्रोसाइड, गैंग्लियोसाइड एंड लाइपोप्रोटीन, एंड इसमें आएगा स्टेरॉइड, एंड दे कैन बी स्टेरॉल्स, दे कैन बी स्टेरोन्स, और या तो टर्पेनॉइड्स होगा या तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होगा। अब कौन सा बायोमोलिक्यूल पॉलीमर नहीं हो सकता है? Lipids. लिपिड, दे आर नॉट पॉलीमर्स, और बाकी जितने भी आप लोगों ने पढ़े दे आर पॉलीमर्स। आर यू डन विद दिस? Yes, sir. तो बच्चों अब हम लोग इसमें लिख सकते हैं पहला वाला, और वो पहला वाला लिख लेना सिंपल लिपिड्स। और इसमें लिख लेना दे आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। और इसमें आप लोग लिख सकते हैं ग्लिसरॉल और a simple fatty acid. Simple fatty acid can be also considered as simple lipid.
और ये आपको एनसीईआरटी से याद रखना है। तो बच्चों अब हम इस सिंपल लिपिड के एग्जांपल्स देखेंगे। और जो सबसे पहला वाला एग्जांपल जो था, एंड दैट वाज द ग्लाइसरॉल। और बच्चों ग्लाइसरॉल में लिख लेना इट इज ट्राईहाइड्रोक्सी ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन and is non-polar in nature. और ये ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन एनसीईआरटी ने लिखा है, तो नॉन पोलर नहीं लिखा है, बट ये पॉइंट याद रख लेना, ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन इट इज इन एनसीईआरटी। अब आप लोग का स्ट्रक्चर इजीली बना सकते हैं। आप लोगों को प्रोपेन बनाना है, प्रोपेन आप लोग को केमिस्ट्री के हिसाब से पता होगा, CH3 और CH और विन होगा CH3। तो बच्चों अब हमने प्रोपेन में क्या करना है, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच करना है। तो मींस यहाँ में होगा OH और यहाँ में होगा OH, या इसके साथ भी आप OH लगा सकते हैं। और यहाँ में OH होगा और यहाँ में OH होगा और यहाँ में OH होगा। और ये स्ट्रक्चर जो है दिस इज ग्लाइसरॉल है। CH2OH, CHOH एंड CH2OH। और ये इसका कार्बन एटम 1 होगा, ये इसका कार्बन एटम 2 होगा और ये इसका कार्बन एटम 3 होगा। That means ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन इज ग्लाइसरॉल। और अभी इसका सेकंड एग्जांपल लिख लेना। और सेकंड एग्जांपल जो है, यू विल मेंशन देयर फैटी एसिड्स। और फैटी एसिड में लिख लेना, they are the carboxylic acids. They are the carboxylic acids in the cells of living organism. बच्चों ये बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं और कहाँ में प्रेजेंट होंगे, सेल्स में, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स रहते हैं। Are you done with this? Yes, sir. हाँ, अब देख लो नेक्स्ट यहाँ पे। अगर मैंने आप लोगों को कहा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब इसमें R होगा और इसमें COH होगा। तो ये हम फैटी एसिड को कहेंगे। तो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से आप लोगों को हमेशा इसको नंबर 1 देना है। तो या फिलहाल हम आगे सीखेंगे, फिलहाल यहाँ नहीं देंगे। अब देखो यहाँ में ये फैटी एसिड है, ये वाला। तो इस फैटी एसिड में आप लोग याद रख लेना, कम से कम लोवेस्ट होना चाहिए 2 कार्बन, और जो हाईएस्ट होगा वो होगा 20 कार्बन। और this fatty acid will comprise 2 to 20 carbon atoms. जरा कोई बच्चा मुझे बताएगा इस R में कितने कार्बन एटम होंगे? एक ही होता है ना सर, CH3। हाँ, कोई सर बच्चा R आप में लोगों में CH3 होता है। नहीं, वही मैं कह रहा कि कोई बच्चा मुझे बता सकता है इस R में कितना लोवेस्ट कार्बन होगा और कितना हाईएस्ट कार्बन होगा? लोएस्ट 1 होगा, हाईएस्ट 3 होगा। ना, इसमें वेरी गुड। 2 होता लोवेस्ट है। जो है 1 होगा Lowest और one, हाईएस्ट highest कितना होगा? 19. वेरी गुड, 19 कार्बन एटम।
क्योंकि ये COH है ना, और ये COH मिला के क्या 20 होगा, या ये COH को एक्सक्लूड करके फैटी एसिड में 20 होगा? ये COH का कार्बन मिला के 20 होगा, हाईएस्ट लोवेस्ट होगा 2। तो अगर हम R देखेंगे मतलब COH को हटाना है, तो देखेंगे 1 और यह हो गया 90। तो इसमें लिख लेना फैटी एसिड हैज लोवेस्ट and highest of 2 and 20 carbon atoms respectively. और इसी तरीके से लिख लेना the R group, the R group means the side chain in fatty acid has lowest and highest of 1 and 19 carbon atoms respectively. और बच्चों ये भी आप याद रख लेना NCERT में है, और ये भी आप लोग याद रख लेना NCERT में। ये सबको समझ आ गया क्यों R में 1 to 19 हो सकता है? यस सर। हाँ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होंगे लिविंग सेल में, उन्हीं को हम फैटी एसिड कहते हैं। चलो, किसी बच्चे का 7th पेज पे छोटा है, ये जल्दी लिखे आप। तो अब देखो आप नेक्स्ट यहाँ पे, अब हम लोग को देखना है कि ये फैटी एसिड जो है इसके टाइप्स क्या क्या है। तो आप हेडिंग कर लो उधर में, टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। तो बच्चों ये फैटी एसिड जो है दे कैन बी सैचुरेटेड, और ये फैटी एसिड जो होंगे अनसैचुरेटेड। और जो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे, ये दो तरह के हैं। एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और जिसको हम लोग म्यूफा कहते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और इसको म्यूफा कहते हैं शॉर्टली। और दूसरा लिख लेना पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और इसको प्यूफा कहते हैं। तो फैटी एसिड दो तरह का होता है, वन इज द saturated and second one is unsaturated. Unsaturated may be of two types. One is called as monounsaturated, second is called as polyunsaturated. Are you done with this? सर चलो, अब नेक्स्ट जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले ये सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है। तो नाउ पुट अ हेडिंग देयर एंड राइट सैचुरेटेड फैटी एसिड। because they contain only single bonds. और इसीलिए इनको सैचुरेटेड कहते हैं, जो केमिस्ट्री में कहते हैं अनसैचुरेटेड, जब अनसैचुरेशन होगा।
तो यहाँ में खाली डबल सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए कहेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, दे डिक्रीज membrane fluidity or fluidity of any lipid. So इसमें लिख लेना, they increase blood cholesterol. Thus, their excess consumption is not good for health. तो बच्चों, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना अच्छा नहीं है, क्योंकि जितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा उतना हार्ट की बीमारियां होंगी। तो और ये ब्लड का कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी चीज ब्लड का कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा और वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। और अब मैं आपको ये वाला पॉइंट समझा देता हूँ। जरा आप लोग बता दो मुझे, क्या आपको ऑयल ज्यादा फ्लूइडी लगता है, सनफ्लावर ऑयल, या आप लोगों को बटर ज्यादा फ्लूइडी लगता है? ऑयल ना ज्यादा फ्लूइडिटी। ऑयल ज्यादा फ्लूइडी है ना? तो बच्चों, आप लोगों को क्या घी ज्यादा फ्लूइडी लगता है, या आपको ऑलिव ऑयल ज्यादा फ्लूइडी लगता है? ऑलिव ऑयल। ऑलिव घी। ऑयल। घी कहाँ पे फ्लूइडी है ज्यादा है? ऑलिव ऑयल ज्यादा फ्लूइडी है। अब जब भी सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होगा तो ये फ्लूइडिटी मेम्ब्रेन का भी डिक्रीज करता है, और ये किसी भी लिपिड का फ्लूइडिटी डिक्रीज करता है। अब बता दो मुझे, क्या घी में ज्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, या सनफ्लावर ऑयल में ज्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा? सर घी में होगा ना। घी में होगा ज्यादा, बिकॉज घी जो है वो उसका फ्लूइडी नेचर जो है वो सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर, तो दैट मींस उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होगा। तो आप लोगों ने मेम्ब्रेन का पढ़ा होगा, सिंगर निकोलसन मॉडल, और जो कहता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब बता दो, सिंगर निकोलसन कहता है कि मेम्ब्रेन फ्लूइडी है या मेम्ब्रेन रिजिड है, मेम्ब्रेन सॉलिड है? Membrane Fluid. fluid. फ्लूइडी है। अब बता दो, वो फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन कौन डिक्रीज कर सकता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर मेम्ब्रेन में सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा आ जाए तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी का कम हो जाएगा, और प्लस अच्छा नहीं है सेहत के लिए, क्योंकि ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। तो अब इसके एग्जांपल जो है, यू कैन राइट देयर, वन इज द टू एग्जांपल जो कॉमन एग्जांपल है वो पामेटिक एसिड होगा। और बच्चों, दूसरा एग्जांपल ऑफ कॉमन एग्जांपल लिख लेना, स्टेरिक एसिड। और ये कॉमन एग्जांपल जो है पामेटिक एसिड में, इसमें लिख लेना 16:0, और इसमें लिख लेना 18:0। और ये 18 याद रख लेना, दिस इज व्हाट, this is what number of Carbon carbon atom. atoms, and what this is number of डबल बॉन्ड। double bonds। तो बाकी जो भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का याद नाम है, प्रोपियोनिक एसिड, दिस पेंटानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड, डेकानोइक एसिड, टू डेकानोइक एसिड, तो वो सारे फैटी एसिड है। मैं आपको कॉमनली दो बता दिया, एक होता है पामेटिक एसिड, एक होता है स्टेरिक एसिड। पामेटिक एसिड में 16 कार्बन, डबल बॉन्ड 0, स्टेरिक एसिड में 18 कार्बन एटम और डबल बॉन्ड 0। सो दिस वाज सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अब हमें नेक्स्ट देखना है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड।
और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में लिख लेना they contain one or more double bonds. और बच्चों इधर में लिख लेना they increase membrane fluidity. or fluidity of anything. और यहाँ पे लिख लेना they decrease blood cholesterol. Thus they are good for health. ये उसका उल्टा है, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज करता है और मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इंक्रीज करता है। और ये अनसैचुरेटेड जो है ये दो तरह के होंगे, एक मोनो, एक जो है पॉली अनसैचुरेटेड होगा। सो लिखो दे मे बी म्यूफा और लिख लेना प्यूफा। जरा म्यूफा का फुल फॉर्म बता दो। Monounsaturated fatty acid. Monounsaturated fatty acid. और प्यूफा इज पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। Monounsaturated fatty acid. Are you done with this? Yes, sir. तो अब देख लो बच्चों नेक्स्ट वन, हम लोग यहाँ पे अब स्टार्ट करेंगे पहले म्यूफा। अब नाम से ही बता दो इनमें कितना डबल बॉन्ड होगा। One. वेरी गुड, दे कंटेन वन डबल बॉन्ड। खुद दे along with saturated fatty acid can be synthesized in body. Can be synthesized in our body. Thus they are non-essential fatty acids. बच्चों जो बॉडी में बनता नहीं है उसको एसेंशियल कहते हैं या नॉन एसेंशियल कहते हैं? जो बनता है बॉडी में उसको नॉन एसेंशियल कहते हैं, जो नहीं बनता उसको क्या कहते हैं? एसेंशियल। जैसे एसेंशियल अमीनो एसिड बॉडी में नहीं बनता है तो डाइट में चाहिए, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बॉडी में बनता है तो डाइट में हो या ना हो तो कोई टेंशन नहीं। वैसे ही म्यूफा और सैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे बॉडी में बनता है तो दे कैन बी कंसिडर्ड एज नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। और अगर हम लोग इस म्यूफा का एग्जांपल देखें, और एक तो अगर पामिटिक एसिड में एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाए तो बच्चों उसको कहते हैं पामिटोलिक एसिड, और अगर स्टीरिक एसिड में एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाए तो उसको कहते हैं ओलिक एसिड। और यहाँ में आप लिख सकते हैं 16 कार्बन एटम और डबल बॉन्ड 1, और बच्चों वो डबल बॉन्ड जो होगा दैट विल बी बिटवीन 9 and 10 कार्बन एटम, और इसमें 18 और इसमें डबल बॉन्ड 1, और वो डबल बॉन्ड होगा 9 और 10 कार्बन एटम के बीच में। सो दैट मीन्स दिस इज पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, and this one is number of double bond, and this one is number of carbon atoms. अब देखो इधर
अगर इस पामिटिक एसिड में एक डबल बॉन्ड बन जाए तो बनेगा पामिटोलिक एसिड, और अगर इसमें एक डबल बॉन्ड आए स्टेरिक एसिड में तो बनता ओलिक एसिड। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे प्यूफा। तो प्यूफा में लिख लेना दे हैव मोर देन वन डबल बॉन्ड। और they are not synthesized in our body, thus they are also called as essential fatty acid। तो बच्चों यह हम शॉर्टली EFA बताते हैं इसे। आप लोग देख लेना घर पे जो ऑयल का केन आता है या वो पैकेट में आता है, दारा हो या कोई और ऑयल हो, तो उसमें वो लिखते हैं कंटेन्स प्यूफा या लिखा होता है कंटेन्स EFA। तो क्योंकि EFA हमें बॉडी में नहीं बनता, ये हमें डाइट के थ्रू चाहिए, तो इसीलिए वो ऑयल कंपनी जो है वो ऐड करते हैं उसका कंटेन्स प्यूफा, कंटेन्स EFA, क्योंकि उनको पता है कि ये इंसान को जरूरत होता है। और इसमें लिख लेना they are good for a person, they are good for a person suffering from cardiovascular disease, या शॉर्टली लिख लेना suffering from heart disease, as they decrease blood cholesterol। और अगर पूछा जाए क्या म्यूफा में ज्यादा इफेक्ट होता है या प्यूफा का ज्यादा इफेक्ट होता है कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज करने में, तो वो याद रखना जितना डबल बॉन्ड ज्यादा होगा उतना जो है कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज करने का प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, और उतना ही फ्लूइडिटी इंक्रीज करने का प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगा। सो फ्लूइडिटी एंड डिक्रीज इन ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिपेंड करता है अनसैचुरेशन पे, जितना ज्यादा होगा उतना फ्लूइडिटी ज्यादा बढ़ा देगा, और जितना सैचुरेशन अनसैचुरेशन ज्यादा होगा उतना ही ब्लड कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करने का टेंडेंसी रख लेगा। आर यू डन विद दिस? यस सर। सर हाँ, तो अब हम लोग इसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो एग्जांपल में आप लोग लिखेंगे लाइनोलिक एसिड, और दूसरा लिख सकते हैं लाइनोलिक एसिड, और तीसरा लिख लेना एराकिडोनिक एसिड। और बच्चों ये होगा 18 कार्बन एटम, डबल बॉन्ड होगा 2, और डबल बॉन्ड का जो पोजीशन होगा वो होगा 9 और 12 पे, और इसमें भी 18 कार्बन एटम, डबल बॉन्ड होगा 3, और डबल बॉन्ड होगा 9 और 10 के बीच में, 12 और 13 के बीच में, 15 और 16 के बीच में, और इसमें होगा 20 और डबल बॉन्ड 4, और वो डबल बॉन्ड होगा 5, 8, 11, 14। अगर आप लोगों को ये ज्यादा लग रहा है तो ये आप लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन ये नंबर ऑफ कार्बन एटम याद ही रखना पड़ेगा, बिकॉज एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि एराकिडोनिक एसिड इज द 20 कार्बन एटम फैटी एसिड। और इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि लाइनोलिक एसिड is the exact
the exact essential fatty acid. और अगर ये लाइनोलिक एसिड बॉडी में आए तो ये इससे बन सकता है, ये भी इससे बन सकता है, लेकिन अगर ये ना आए बॉडी में तो ये दो भी एसेंशियल हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे कि लाइनोलिक एसिड जो है वो एग्जैक्टली एसेंशियल होता है। और एराकिडोनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड is a 20 carbon atom fatty acid। और बच्चों ये आप लोग एनसीईआरटी से याद रख लेना। जरा मुझे आप लोग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल बताओ। सर घी हो सकता है क्या? ना ना, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल, फैटी एसिड अभी बताया था ना। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल पामिटिक एसिड एंड व्हाट? Stearic acid, स्टेरिक एसिड। बच्चों मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल? palmitic acid and oleic acid. हाँ, पामिटोलिक एसिड। पामिटिक एसिड जो है वो सैचुरेटेड है, पामिटिक एसिड। और बच्चों सर पामिटोलिक एसिड, palmitic acid and stearic acid तो हाँ पामिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल ये है ना सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल क्या है? पामिटिक एसिड एंड, है। आपने बोला अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। नहीं अनसैचुरेटेड का, मोनो अनसैचुरेटेड का बताया मैंने। मोनो अनसैचुरेटेड का क्या होगा? पामिटोलिक एसिड एंड व्हाट? Oleic ओलिक acid. एसिड। और जो पॉली अनसैचुरेटेड होगा उसका क्या होगा? लाइनोलिक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड एंड व्हाट? एराकिडोनिक एसिड। तो अब आप लोग यहाँ में हेडिंग कर लेना स्ट्रक्चर्स ऑफ फैटी एसिड्स। तो देखो बच्चों, एनसीईआरटी का मैं पहले वाला स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि फैटी एसिड का हमेशा जब हम स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं तो COH ग्रुप ऊपर ले रखते हैं और फिर जिगजैग स्ट्रक्चर होता है इनका। तो जिगजैग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये वाला क्या होगा? 16 कार्बन एटम। तो दैट मींस ये वाला कार्बन एटम 1 है और ये वाला कार्बन एटम 16 होगा। तो ये होगा इधर में CH2 और ये सब यहाँ में CH2 होगा, CH2 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 CH2। और या आप लोग एक जगह में लिख के रख लेना जरा बच्चों, क्या होगा ये इधर? CH2। व्हाट दिस विल बी हियर? CH2। अगर CH2 CH2 होगा तो बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा। तो अब हम लोग इसको जो एनसीईआरटी ने लिखा है वो इस तरीके से एनसीईआरटी ने प्रेजेंट किया है। तो एनसीईआरटी ने कहा है कि अगर हम लोग ये CH3 लिखें ये वाला और प्लस बीच में हम लोग रख लेंगे CH2 होल 14 और प्लस यहाँ से रख लेंगे COH। जरा बता दो मुझे ये कौन सा फैटी एसिड होगा? Palmitic. पैल्मेटिक। तो दैट मींस ये COH ये और ये CH3 ये और बाकी देख लो, गिन लो CH2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये है होल 14। अब जरा बना लो स्टेरिक एसिड का स्ट्रक्चर खुद। स्टेरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना लो और ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में है ये वाला, और ये आपको मिनिमम लेवल पे याद रखना ही रखना है। अगर स्टेरिक एसिड का बनाए तो किससे स्टार्ट करें? COH, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18।
तो दैट मीन्स ये वाला 18th वाला होगा और ये वाला फर्स्ट होगा, और यह हम लोग लिख सकते हैं ये CH3 है और बीच में CH2 होगा और वो होगा 16 और यहाँ से COH होगा, और जब ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो वो होगा स्टेरिक एसिड। क्लियर? अब देखो बच्चों इधर, अगर मैं यहाँ COH से स्टार्ट करूं, ऊपर से ही स्टार्ट करना होता है, और फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 9, और जब मैं 9 को इसके पास पहुंच जाऊं मैं यहाँ डबल बॉन्ड डालूंगा, तो डबल बॉन्ड डालने के बाद 10 होगा, ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So if suppose this is here 1 and this is here 18 और एक डबल बॉन्ड है, जरा कौन सा फैटी एसिड होगा ये? अगर 18 कार्बन, हाँ ना 18 कार्बन है, So oleic acid. ओलिक एसिड होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो बच्चों यह हम लोग इसको ऐसे भी होने से होगा और या और करके आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं इधर में लिखूं कि ये CH3 है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ये देखो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, तो दैट मीन्स CH2 होगा होल 7 और बीच में क्या होगा यहाँ में CH डबल बॉन्ड CH और 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ में क्या होगा CH2 होल 7 और लास्ट में क्या होगा COH। जरा कौन सा फैटी एसिड होगा ये? ओलिक ओलिक एसिड। तो दैट मीन्स इसमें जरा यहाँ देख लो आप क्या बताया था मैंने, यहाँ में ओलिक एसिड का कितना कार्बन एटम था? 18। कितना सिंगल बॉन्ड था? 1, और डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या था? 9। बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप लोग नोमेनक्लेचर देते हैं तो कौन सा डबल बॉन्ड का नंबर आप लेते हैं, लोवेस्ट वाला या हाईएस्ट वाला? लोवेस्ट वाला ना? लोवेस्ट वाला, जिसको हम लोग कहते हैं लोवेस्ट नंबर रूल। अब बता दो मुझे डेल्टा 9 मतलब जो डबल बॉन्ड होगा ये किस किस के बीच में होगा? 9 और 10 के बीच में, और 9 और 10 के बीच में लोवेस्ट कौन सा है? 9, तो इसीलिए यहाँ में डेल्टा के ऊपर 9 रखा। अब बता दो मुझे इधर में डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ होगा इस एराकिडोनिक एसिड में? 5 और किसके बीच में? 5 और 6 के बीच में। 6। हाँ वेरी गुड, 5 और 6 पे। दूसरा डबल बॉन्ड 8 और 9। 8 और तीसरा डबल बॉन्ड 10 11 11 एंड 12 और चौथा डबल बॉन्ड 14 and 15। 14 के भी ना। तो अब आप लोग क्या कर लेना, तो आप लोग अपने घर पे अब ये वाला स्ट्रक्चर बना देना। कौन सा? लाइनोलिक एसिड। तो इसको ड्रा करके आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक? तो किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं है? चलो आई विल एंड दिस मीटिंग नाउ, टेक केयर। Thank you, sir.